कूलम्स लॉ देखोगे, कूलम्स लॉ की क्या था, याद ही नहीं करा होगा, बहुत बढ़िया। आगे अब देखो, एक बार कूलम्स लॉ कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। कूलम्स लॉ में सपोज करो मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक मेरे पास है ए, एक बी। इस पे जो पॉइंट चार्ज है वो है Q1, इस पे चार्ज है Q2, राइट। मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। तो कूलम लॉ हमें ये बोलता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, को जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। यहां से हमारा जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब ये हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, K। अब एक चीज याद रखना, ये जो K है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट, राइट। और इस K को अगर हम देखें तो दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। K की वैल्यू फिक्स है, बट ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम अगर चेंज होगा तो K के ऊपर असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट इट्स मीडियम डिपेंडेंट। अब अगर मैं K देखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दिस इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। यहां तक कोई डाउट? कूलम लॉ ने क्या बोला था, कूलम लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये जो चार्जेस होते हैं ये पॉइंट साइज होते हैं, साथ में स्टेशनरी भी होते हैं, यस। तो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जहां से हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो हमारा इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक बात बताओ, अगर हमारा के जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, तो क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, करेगी। तो हमारा ये भी जो होता है इट्स ऑल्सो मीडियम डिपेंडेंट। यहां तक कोई डाउट किसी भी चीज में? हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो भी बताऊंगी, ऐसा भी नहीं। कोई डाउट यहां तक? अब अगर मैं इस पूरे की वैल्यू देखूं जो हमारी क्या है, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा इक्वल होते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ जी, ये पूरे की वैल्यू है। इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की जगह आप ये पुट करोगे, लिखो यहां तक कोई डाउट? अगर हम इसके बाद आगे देखें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, राइट, तो ये तो हमारी पूरे की वैल्यू थी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, तो इसकी वैल्यू जाती है 8.85 × 10⁻²। ये याद होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कूलम्स लॉ में कोई डाउट? अब अगर हम परमिटिविटी की बात कर रहे हैं तो आपने 11th में मोशन की भी बात करी है, रिलेटिव मोशन की भी बात करी है,
तो रिलेटिव क्या होता है? जब हम अपने मोशन को कंपेयर करते हैं किसी चीज से, राइट? तो यहां पर हम लोग अब बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। किसकी बात करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर कुछ नहीं होगा, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो इससे, राइट, रिलेटिव परमिटिविटी से, या फिर आप इसे रिलेट कर सकते हो कप्पा से, कैपिटल के से। तो ये हमारा दोनों क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात एक ही है। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलती है? जब हम लोग कंपेयर करते हैं परमिटिविटी किसी मीडियम की टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो दैट इज योर, मतलब परमिटिविटी मीडियम में क्या है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी फ्री स्पेस में क्या है, तो वो हमारा आता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो लिख लो, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ, relative permittivity is the ratio of, relative permittivity is a ratio of permittivity in medium to the permittivity of free space. Permittivity in medium to the permittivity of free space. यहां तक कोई डाउट? एक बार जल्दी से यहां तक देखते कि हमने क्या करा। सबसे पहले कूलम्स लॉ करा। कूलम्स लॉ में कोई डाउट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बोला था कि जो भी फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। आगे हमने पढ़ा कि वहां से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर के हमारा मीडियम पे डिपेंड करेगा तो एप्सिलॉन नॉट भी हमारा मीडियम पे डिपेंड करेगा। साथ में जो हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। और इसके बाद हमने देखा एप्सिलॉन नॉट विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो उसकी वैल्यू जाती है 8.85 × 10⁻²। आफ्टर दैट हमने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। जब हम परमिटिविटी मीडियम की कंपेयर करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, तो वहां से हमारे पास आएगा क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और योर रिलेटिव परमिटिविटी। यहां तक कोई डाउट? पक्का? एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हाँ ऊपर वाला परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की होगी। फ्री स्पेस बोल लो, वैक्यूम बोल लो। डन। एक क्वेश्चन करें, लिखो एक क्वेश्चन। चलो पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट कूलम्ब ऑफ फोर्स, कैलकुलेट कूलम्ब ऑफ फोर्स, COULOMB, कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स separated by a distance, separated by a distance of 3.2 into 10 की पावर और 10 raised to the power -15 मीटर इन एयर। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, निकालना क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद करना स्टार्ट करोगे। बी क्विक। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है? डिस्टेंस, मतलब आर कितना गिवन है? 3.2 into 10 की पावर -15, हाँ -15 मीटर। और कुछ गिवन है हमें क्वेश्चन में? अल्फा पार्टिकल गिवन है कि दोनों क्या है? अल्फा पार्टिकल है, राइट। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब
दैट इज योर ई क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इसमें पुट कर देंगे तो अल्फा पार्टिकल पे आ जाएगा। मींस अब उसने बोला कि हमारे पास दो अल्फा पार्टिकल है, राइट, तो हमारा जो Q1 है वो Q2 के इक्वल होगा और दोनों किसके इक्वल होंगे, इसकी इक्वल होगा। यहां पर आप ई की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा इंचार्ज। फिर इसे कौन से फॉर्मूले में डालेंगे, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 तो सेम ही है, बी क्विक। 1.6 कैसे आ जाएगा, तुम 2 को अगर 1.6 से, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्वेश्चन में अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9। यहां से कितना आया था चार्ज, 3.2 इंटू 10 की पावर -19। हमने दो बार क्यों लिखा, क्योंकि Q1 Q2 में दोनों में ही अल्फा पार्टिकल थे, राइट, तो इसीलिए दोनों में अल्फा पार्टिकल का ही चार्ज जाएगा। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 3.2 इंटू 10 की पावर -15 का स्क्वायर। लो स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को भी काट सकती हो। सही है, सबको एक साथ ही लिख लो। स्पीड देख रहे हो कैलकुलेशन की, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। इस 9 के यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ आएगा, देन इट विल बी 19 न्यूटन। समझ आ गया। आपका यहाँ पे स्क्वायर था 3.2 3.2 दोनों कैंसिल हो गए। 10 की पावर को आप एक बार भी सॉल्व कर सकते हो और वहां से हमारा आ गया 19 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्मूले में पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है। सबसे पहले न्यूमेरिकल जब भी करोगे ऑलवेज राइट गिवन की गिवन है क्या। हाँ 0.025, ठीक है। और क्या गिवन है, ओके। अब निकालना क्या है वो लिखोगे। Q1 Q2 के इक्वल क्यों आया, दे विल शेयर इक्वल चार्जेस। जब उन्हें पास लाया जाएगा तो वो इक्वल चार्ज शेयर करेंगे। सो वी कैन एज्यूम और लेट, तो इस केस में यहाँ पर आप लेट लिख सकते हो, लेट लिखोगे बिकॉज यू आर टेकिंग इट एज एन एजम्पशन, गिवन नहीं है ना। हाँ बस लेट, अब सॉल्व करो। इट्स अ वैल्यू ऑफ के ओनली। बी क्विक,
डिस्टेंस स्क्वायर होता है नीचे। नहीं नहीं, लिख दो अभी। हाँ लिख दो, सिंप्लीफाई फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद कटिंग कर लो। डिवाइडेड बाय जाएगा ना, वहां मल्टीप्लाई है यहाँ आगे। हाँ ऐसे, और इक्वल्स टू किसके जाएगा ये, क्यू स्क्वायर के। अब सॉल्व करो, पहले पॉइंट सारे हटा लो, इजी हो जाएगा। हम्म 9 में से 7 माइनस कर दो नीचे। अच्छा प्लस, ठीक है। 900 हो जाएगा, कुछ ठीक है। इसे भी 9 into 10 के पावर 2 कर सकते हैं। बैठो। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, जैसे इसमें ना पूरा 10 की पावर 16 ले लिया, इसकी जगह ये सिंप्लीफाई में क्या कर सकती थी, सपोज करो इसने ये 3 ले लिया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे हमने लेट क्यू कर लिया, क्योंकि जब उन्हें पास ला जाएगा दे विल शेयर इक्वल चार्जेस, तो वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर सारा सही था, यहाँ से थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, ताकि कैलकुलेशन, क्योंकि पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं कि हम सोचे कि कब क्या होगा। चलो यहीं से करते हैं। अब 0.025 अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो नीचे 3 0 आ जाएंगी, ये पॉइंट हटाया तो 2 0, ये पॉइंट हटाया तो अगेन 2 0। इस 9 से ये कैंसिल हुआ, 10 आया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, और इस 0 से हमने ये 0 कैंसिल कर दी, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 25 into 9 बाय नीचे क्या बचेगा, 10 की पावर 9 into 10 की पावर 4 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 225। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -9 है, और उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कोई एक 0 मिस हो गई क्या हमसे, कौन सी वाली, यहाँ 1000 था, तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगी, तो ये नीचे 10 की पावर 14 हो जाएगी, ऊपर जाके 10 की पावर क्या हो जाएगी, -14। अब 225 यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर रूट हो जाएगा। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर -7 इक्वल्स टू क्यू। अब मैं इधर पॉइंट लगा सकती हूँ, तो आई कैन ऑल्सो राइट 1.5 into 10 की पावर -6 इक्वल्स टू क्यू। तो चार्ज हमारे पास इतना आ गया। तो अगर आपको उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो, बैठो जल्दी, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो, जैसे तुमने 10 की पावर 16 ले ली थी राइट, अब तुम सोची थी कि उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो आप ऐसे सिंप्लीफाइड में करके कर लो, तो ये आ गया। अब इसके आगे जो करना है वो जल्दी से समझेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? बिल्कुल सही, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देगी? डायरेक्शन देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सपोज कर लो ये मेरे पास एक चार्ज है, या मैग्नेट मान लो, ये मैग्नेट है। अगर मैं दूसरी मैग्नेट को यहां पर रखूंगी तो उस मैग्नेट पे कोई भी अट्रैक्शन पुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे वो मैग्नेट पास आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, देयर विल बी अ प्लेस जब ये वाली मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगी और वो खींचते हुए इसके पास आ जाएगी, राइट। तो वो एरिया इस चार्ज के आसपास जहां पर दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उस एरिया को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन नियर द अराउंड द चार्ज। इस चार्ज के आसपास वो एरिया जहां पर दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई डाउट? सबसे पहले डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड की। The electrostatic force per unit, the electrostatic force per unit test charge, per unit test charge, per unit test charge acting on a vanishingly, vanishingly, vanishingly small positive charge placed at that point, अब मैं बता रही हूं। सपोज करो ये वो पेन है जो मेरे हाथ में था, ये वाला, मुझे इसका देखने की इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, तो दिस इज योर सोर्स चार्ज, क्योंकि हम इसका फील्ड चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सोर्स चार्ज। और इसका फील्ड चेक करने के लिए मैं दूसरा जो चार्ज लाई हूं, क्योंकि जहां पर मैं उसे लाती रहूंगी और जिस पॉइंट पे उस पर वो अट्रैक्शन पुल लगेगा, मैं समझ जाऊंगी कि इसका फोर्स वहां तक है, राइट। तो मैं उस चार्ज को तो यूज कर रही हूं ना इसका फील्ड जानने के लिए, तो वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो ये मेरा सोर्स चार्ज होता है और हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, राइट। तो इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, राइट। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि कितना फोर्स लग रहा है उस पर यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी डाउट टिल नाउ? अब अगर आपने डेफिनेशन देखी हो तो डेफिनेशन पे मैंने एक चीज बोली है। क्या डेफिनेशन थी हमारी? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल। वेनिशिंगली स्मॉल मतलब, वेनिशिंगली स्मॉल का मतलब क्या होता है कि ये जो टेस्ट चार्ज होगा ना, ये बहुत 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 छोटा होगा। ये टेस्ट चार्ज क्या होगा? बहुत 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 छोटा होगा। एक बात बताओ, सपोज मैं खड़ी हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ भाई मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है कि मैं कितना ताकत से तुझे उठा सकती हूँ, तो तू अपने ऊपर फोर्स मत लगाइयो, नीचे किसी चीज को पकड़ियो मत, राइट। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ताकत चेक कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनी कॉम्पिटिशन, राइट। अगर वो भी फोर्स लगाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा फोर्स तो नहीं पता चल पाएगा ना। तो उस चीज में क्या होता है, अगर ये टेस्ट चार्ज छोटा नहीं होगा, बहुत स्मॉल नहीं होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनडायरेक्टली अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इनडायरेक्टली जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो किसका कर रहे होंगे? इसका। तो अगर हमें हमारे सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? वेनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? पक्का समझ आ गया यहां तक? इसके बाद जो हमारी इसकी देखते हैं एक बार हम लोग यूनिट। तो फोर्स को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में। चार्ज को किसमें करते हैं? कूलम में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर
कूलम। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो लिख लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट? अब इसकी बाद एक छोटी सी डेरिवेशन आती है, वो देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं लास्ट में बता दूंगी, जिस पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी जो छोटी मोटी आएंगी उन पर देखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पॉइंट चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। आगे देखेंगे। सपोज कर लो मेरे पास यहां पर एक चार्ज है, सोर्स चार्ज। इसके थोड़ी सी दूरी पे एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज को रखा है, राइट। अब मैं निकाल रही हूं कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो दैट विल बी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। लेकिन अगर मैं चार्जेस की यहां पे वैल्यू पुट करूंगी तो दैट विल बी K Q बाय Q नॉट, सॉरी बाय नहीं, K Q और Q नॉट हो जाएगा और R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया। क्या आ गया? फोर्स। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये तो हमारा टेस्ट चार्ज है। ये हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज। निकाल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रहे हैं ना, राइट। यहां तक कोई डाउट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या है? K Q नॉट बाय R स्क्वायर। यही होगा। अब इस Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल, तो लास्ट में हमारे पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? K Q बाय R स्क्वायर। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले में अगर ध्यान दोगे तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी दूर दूर तक टेस्ट चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? इट इज ओनली प्लेस्ड। उसे सिर्फ हम रख रहे हैं ये जानने के लिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, राइट। दैट्स वाई। समझ आ गई? ये डेरिवेशन इजी थी। लिखो, बी क्विक। डन। डाउट है मुझसे पूछो, दोबारा समझा दूं एक बार? हाँ हाँ हाँ, ये पूरी फोर्स की वैल्यू है, ये पूरी। इस देखो, अगर तुम इसे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम इसको ये भी तो लिख सकते थे, फोर्स मल्टीप्लाई 1/Q नॉट। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब कोई डाउट? चलो थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन। डेरिवेशंस जो है ना उन्हें स्टार्टिंग से ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मैम ये डेरिवेशन दे दो वो डेरिवेशन दे दो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। और स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा इसीलिए करवा रही हूं क्योंकि लास्ट में एकदम से पूरा हेक्टिक हो जाएगी, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा। इट्स बेटर चाहे 2 टॉपिक करो दिन के, बट एग्जाम तक बहुत अच्छे से हो जाएगा। दिन में 4-5 टॉपिक करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो जितना हो रहा है उसे साथ साथ प्रिपेयर करके चलो। अगर आज एक डेरिवेशन हुई है, 2 हुई है, एक कूलम्स लॉ की, एक ये वाली, राइट, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि घर जाके इसको स्ट्रॉन्ग कर ले कि अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी हमसे पूछी जाए तो हमें ये आए, क्योंकि क्लास 12th में देयर आर लॉट ऑफ डेरिवेशंस, राइट। 2 बुक है ना,
तो डेरिवेशन तो होगी होगी। अब ऐसा ना हो कि हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, चैप्टर 2 पे गए तो चैप्टर 1 भूल गए, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स विल बी क्वाइट रिलेटेड।